एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या था ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी। इस वीडियो में मैं बेसिकली सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे नीट 2022 में 564 मार्क्स आए थे। मेरे मार्क्स 600 प्लस क्यों नहीं गए थे, उसका मेन रीज़न यही था कि मैंने OMR बेस्ड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिए थे। मैंने सारे टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिए थे, जिसकी वजह से नीट एग्ज़ाम में जा कर के मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई थी। बायो का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी आया था, जिसको मैं हैंडल ही नहीं कर पाई थी। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि मैंने बबलिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑफलाइन टेस्ट की काफ़ी ज़्यादा नीड है। एंड उसी टाइम पे PW कोटा विद्यापीठ में न्यू बैच प्रहार लॉन्च हुआ था, जिसमें कि नीट के मार्क्स के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहा था। तो जिनके 550 प्लस मार्क्स थे उन्हें 75% ऑफ मिला था। तो उस अकॉर्डिंग मेरी फ़ीस ऑलमोस्ट 17,000 थी पूरे ईयर के लिए। एंड सेकेंडली, ऑफलाइन टेस्ट का एक ये भी एडवांटेज रहता है कि आप बच्चों के बीच में रहते हो, आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो जाता है, तो फिर वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है ऑफलाइन कोचिंग में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेरा टाइम टेबल कैसा था। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 7 AM टू 2 PM हमारी क्लासेस चलती थी। क्लास ख़त्म होने के बाद भी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी। हमारी छुट्टी होती थी शाम को 6:30 PM तक। एंड जो बॉयज़ होते थे उनके लिए 7 PM तक छुट्टी होती थी। हमें वहीं रुककर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी, हम घर नहीं जा सकते थे 6:30 से पहले। अगर जाना होता था तो हमें एप्लीकेशन देना पड़ता था। एंड ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से हम सारे बच्चे, मतलब मोस्ट ऑफ़ द बच्चे, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ सेल्फ स्टडी रूम में हम बैठ करके पढ़ते थे। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल होता था, तो हमें बिल्कुल भी नहीं याद होता था कि अरे फ़ोन चलाना है, थोड़ा देर इंजॉय कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी माइंड में एक भी बार नहीं आता था। क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग वहीं पर लंच भी करते थे, सारे बच्चे एक साथ बैठ करके। हमने पे कर रखा था वहाँ पर। तो 3 PM तक हमारा लंच हो जाता था। एंड उसके बाद में फिर हम अपने रूम में चले जाते थे, सेल्फ स्टडी रूम में या लाइब्रेरी में। फिर उसके बाद में हम वहाँ हाफ़ एन आवर तक थोड़ा सा रेस्ट लेते थे, या फिर जिसको सोना आता था वो सो भी जाता था, जिसको फ़ोन चलाना होता था वो आराम से फ़ोन चला लेता था हाफ़ एन आवर तक। फिर उसके बाद में हम लोग दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते थे। बार बार टीचर भी आते रहते थे देखने के लिए कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या फ़ोन चला रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हम लोग टीचर की निगरानी में ही रहते थे 6:30 तक। तो 3:30 के बाद सबसे पहला काम होता था कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उस सेम डे पर उसको रिवाइज़ करना, जिससे कि हमारे माइंड में सब कुछ रिटेन रहे। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो सब कुछ आपके माइंड से निकलता चला जाएगा। एंड देन उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे DPPs को सॉल्व करना होता था। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जो भी क्लासेस होती थी हमारी 7 AM से 2 PM तक, तो उसमें जो भी क्लासेस मुझे नहीं लेनी होती थी या मुझे नहीं समझ में आती थी तो मैं उसको स्किप करके सेम ही टाइम पर ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले लेती थी, जिससे कि जो भी हमारा ऑफलाइन टेस्ट चल रहा होता था उसके सिलेबस में मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, मैं क्लास के साथ ही रहूँ। तो ये जो एक था कि क्लास के बाद सेम चीज़ को रिवाइज़ करना, सेम डे पर उसके DPPs को करना, ये मैंने टिल मार्च तक एकदम सेम ही पैटर्न में फॉलो किया है, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। और बहुत ही रेयर होता था जब मैं कोचिंग का गैप करती थी इस बीच में। देन 6:30 के बाद हमारी छुट्टी होती थी। उसके बाद में ऑलमोस्ट मैं 7:45 तक अपने रूम पे पहुंचती थी, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी दूर था तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था। तो 9 PM तक लंच वंच कंप्लीट करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 9 PM से 10:30 PM तक ऑलमोस्ट मैं फिर से पढ़ती थी। लेकिन इसमें मैं क्या पढ़ती थी ये मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह ऑलमोस्ट 4:30 या 5 AM तक जब भी उठती थी, तो मैं सबसे पहला काम मेरा ये होता था कि एक टारगेट को सेट करना कि हम पिछला क्या क्या भूल रहे हैं, किस किस चीज़ को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, कौन से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हमको ज़रूरत है, किस चीज़ का हमको NCERT रीड करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं पहले से डिसाइड करके रखती थी एक रोज़ का रोज़ मेरा टू डू लिस्ट में बना करके। तो उसी को मैं रात में जो भी मुझे 1.5 घंटा मिलता था मैं उधर कवर करती थी। एंड सुबह भी जल्दी उठ करके मैं जितना कवर कर पाती थी कर लेती थी।
तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि सुबह उठ करके जो टू डू लिस्ट बनाना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम आया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी टाइम टेबल हो आपका, जो कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, उसमें एक चीज़ आप ऐड करिए कि अपना सुबह का एक टारगेट ज़रूर सेट करिए, जिसको आप एंड ऑफ द डे ज़रूर से ख़त्म करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा एंड धीरे धीरे आपका टॉपिक कवर होता जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, सब कुछ आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। हमारा कोचिंग जो था वो 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ था एंड मार्च तक मैं रेगुलर सेमी पैटर्न पे मैं थी। एंड उसके बाद में मार्च के बाद मुझे 1 मंथ चाहिए था खुद के लिए, तो मैंने 1 मंथ कोचिंग को स्किप कर दिया और केमिस्ट्री का भी कुछ सिलेबस बाकी था, फिज़िकल केमिस्ट्री का, जिसको कि मैंने फिर ऑनलाइन ही किया। सेमी सर से, ऋतिक सर ही हमको ऑफलाइन में पढ़ाते थे एंड ऋतिक सर से ही मैंने यकीन वैसे ऑनलाइन में सेमी टीचर को फॉलो करके केमिस्ट्री के सिलेबस को पूरा ख़त्म किया। अप्रैल में मैंने एनसीईआरटी बायो बहुत अच्छे से पढ़ी, बार बार पढ़ने की कोशिश की कि मैं कम से कम अप्रैल में 3 बार तो कम से कम दोबारा से बायो को पढ़ सकूं, इतना मैंने फ़ास्ट काम करने की कोशिश की थी। देन उसके बाद में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा की। फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को लगाया, PYQs को लगाया मैंने 1 मंथ। मुझे पता नहीं होता था क्या सुबह है क्या शाम है, दिन भर एक ही टाइप से पढ़ना, बस यही काम रह गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट मैंने नहीं स्किप किए थे, हाँ बीच में एक टेस्ट मेरा स्किप हो गया था क्योंकि मेरा उसमें चश्मा टूट गया था, तो मैं नहीं जा पाई थी टेस्ट देने के लिए। एंड उसके अलावा मैंने कोई भी टेस्ट स्किप नहीं किए थे। एंड जो भी बायोलॉजी की मैं बात करती हूँ, तो बायोलॉजी का जो भी सिलेबस था तो उसकी एनसीईआरटी हर एक टेस्ट से पहले पढ़ के जाना कंपलसरी होता था। हम उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ करके जाते थे, जिससे कि जो मेन एग्ज़ाम आने तक बायो को इतना ज़्यादा एनसीईआरटी के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर लेना था कि हर एक लाइन हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो हर एक टेस्ट से पहले बायो की एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता था। यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपका 650 प्लस मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो, तो आपको एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर टेस्ट को एनालाइज करने की कोशिश करनी है। टेस्ट में आपकी क्या कमी रह गई, क्या मिस्टेक्स हो गई, उस सब चीज़ को आपको एनालाइज करते जाना है हर एक टेस्ट में। उससे आपका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा एंड इसका आपको इम्पैक्ट अपने नीट के रिज़ल्ट पे ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। एंड सेकेंड थिंग कि रोज़ के रोज़ अपना एक टारगेट सेट करिए, एंड ऑफ द डे उस टारगेट को कंप्लीट करिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा एंड टेस्ट देने से आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस क्वेश्चन को लिखिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं सभी का आंसर दे पाऊँ।